क्या ये एक बहुत बड़ा सुधार है जिसका फ़ायदा मुस्लिम समाज को मिलेगा, या फिर ये बीजेपी की एक नई राजनीतिक चाल है जिसका फ़ायदा या तो बीजेपी को मिलेगा या उसके विरोधियों को मिलेगा, या फिर क्या वक्फ बोर्ड में वाकई इतने छेद और इतने पेच नज़र आ रहे हैं कि उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। इसी पर हम विचार करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। और अब आपका परिचय करवाते हैं आज के इस विषय पर बातचीत करने वाले हमारे मेहमानों की। बीजेपी से हमारे साथ हैं प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से फ़खरुल हसन चांद साहब हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी हैं हमारे साथ। और यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह हैं हमारे साथ। और राजनीतिक विश्लेषक नाजिया इलाही और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान भी हमारे साथ हैं, आएंगे। तो शुरुआत करते हैं मौलाना साहब आपसे। देखिए, संसद में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने ये हाईलाइट किया कि ये बीजेपी की अपनी राजनीति को सूट करता है। अखिलेश यादव ने तो खुद खुलकर कहा कि कुछ जो कट्टर समर्थक हैं उनको एकजुट रखने के लिए ये कर रहे हैं, तमाम तरह की बात हुई। लेकिन असली बात ये है कि जिन लोगों को इस पर ऐतराज़ है, किस बात पर ऐतराज़ है? क्या आपको भी ऐतराज़ है? अगर ऐतराज़ है तो कुछ वो पॉइंट्स बताएं जो हमारे दर्शक भी समझ पाएं, जिस पर कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बदलाव नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1954 में वक्फ एक्ट बना। उसके बाद में सरकार ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान का और ये पता लगाया कि वक्फ की ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं। 1970 में फिर सरकार एक गज़ट लेकर आई जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1970 के गज़ट की कॉपी है जिसमें सरकार ने हमें ये बताया कि वक्फ बोर्ड की जगह फला 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 इतने बीघे, इतना बिस्वा और ये सारी चीज़ें जो इन कागज़ों में सब लिखी हुई है, सब डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है। अब उसके बाद में 1970 के बाद में सरकार जो है वक्फ बोर्ड बनाती है। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनता है और सरकार के उन लोगों को उसमें मेंबर बनाया जाता है जो पार्टी के लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो या आम आदमी की सरकार दिल्ली में हो। हर सरकार अपने लोगों को उसमें वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाती है, चेयरमैन बनाती है। 1995 एक्ट में एक संशोधन आया वक्फ एक्ट के अंदर, और उसमें वक्फ बोर्ड को यानी वक्फ बोर्ड के सीईओ को एक शक्ति दी, एक पावर दी कि जितनी भी ज़मीनें आपकी एक्युपाइड हैं, नाजायज़ कब्ज़े में हैं, चाहे वो किसी के भी पास हों, उनको आप 54 का नोटिस देके एसडीएम के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से या जहां भी जो पुलिस है उसके माध्यम से आप अपनी ज़मीनों को ले सकते हैं। ठीक है। 1995 का ये संशोधन जो है 2013 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। 2013 के बाद में 14 में सरकार आ गई बीजेपी की। जहां जहां वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई ये हमारी ज़मीन है, ना एसडीएम ने साथ दिया ना पुलिस ने साथ दिया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास 7-8 पेज हैं और इनमें 1970 के गज़ट में जो दिल्ली में हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम चिन्हित हैं और वो बीघों में है। करीब 250 बीघे ज़मीन है, ये 250 बीघे जो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार की एजेंसियों के पास है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, इन 2 बातों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे दें। अगर बीजेपी की नीयत में कोई खोट नहीं है तो सबसे पहले ये जो हमारी प्रॉपर्टी है या तो सरकार इनको वापस कर दे, या जो आज का सर्किल रेट है उसके रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को किराया देना शुरू कर दे, नंबर 1। दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, जूम अगर इसको कैमरामैन कर दें। इसमें लिखा है, गैर कानूनी ढंग से ज़मीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी ज़मीन। ये 2002 में 4532 गज जगह वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के लोग भी इसमें शामिल थे, नाजायज तरीके से 21.5 करोड़ में अंबानी ने जमीन खरीदी। उसके बाद में इसके ऊपर एक कमिश्नर नियुक्त हुआ, बाकायदा उसकी रिपोर्ट आई
कि हाँ ये वक्फ बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करते हुए ज़मीन ली गई और ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। सवाल ये है कि क्या मोदी जी अपने दोस्त अंबानी को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड की उस शक्ति को खत्म करना चाहते हैं जो 54 का नोटिस सीईओ को 1995 एक्ट में दिया गया था कि वो एसडीएम और पुलिस के मौलाना साहब मेरे आपने जो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा संक्षेप में 5-6 ऐसे बिंदु बताएं जिससे कि हमारे दर्शकों को, आम लोगों को, ये जो चर्चा चल रही है ना सुपरफिशियल कि इसकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है, वो ठीक है, सबका अपना हक बनता है इस तरीके से, लेकिन मैंने आपसे बोला कि 4-5 ऐसे पॉइंट्स, ऐसे अमेंडमेंट्स आप बताएं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि असीमित शक्तियों को सीमित करना चाहती है गवर्नमेंट। क्योंकि वक्फ बोर्ड क्या करता है कि जिस जमीन पर हाथ रख देता है उसको वापस ले लेता है। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हमारी जमीनें हैं हम इसको वापस नहीं ले पा रहे हैं। एक शक्ति हमें मिली थी, उस शक्ति को भी सरकार वापस लेना चाहती है, उसको असीमित बता रहे हैं ये लोग। सिर्फ एक शक्ति 54 का नोटिस जो सीईओ को मिला है उसको असीमित शक्ति बता रहे हैं। आप मुझे बताइए अगर वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां होती तो ये हमारी 250 बीघा जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो सरकारी एजेंसियों के पास आज से नहीं है। नहीं तो जब जब वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां है ही नहीं तो सरकार क्या चीज वापस ले रही है, ये हम सवाल लेके जाएंगे। मगर फखरुल हसन भ्रम फैलाया जा रहा है ना। चांद साहब एक मिनट भ्रम फैलाया जा रहा है। एक मिनट मौलाना साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वही सवाल मैं चांद साहब को भी दे रहा हूं। चांद साहब थोड़ा क्लियर कट समझाइए किन चीजों पर, किन पॉइंट्स पर ऑब्जेक्शन है, तब फिर पीछे से आप क्यों है का जवाब दे सकते हैं। देखिए मनोज जी, आर्टिकल 26 वो सभी को स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप धार्मिक कार्य कैसे करेंगे उसको, उसके पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 14 भी आपको अधिकार देता है जो मौलिक अधिकार हैं आपकी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन अधिकारों को ही का अतिक्रमण कर रही है। अगर धार्मिक अधिकार हैं तो आप ये किसी बिल को लाके अनुच्छेद जो संविधान है, मतलब कैसे संशोधन नहीं, अरे मेरी मनोज जी, अगर संविधान में पहले से व्यवस्था दी हुई है कि आप धार्मिक कार्यों को, आर्टिकल 26 से कि आप धार्मिक कार्यों को उस हिसाब से करेंगे, संविधान आपको आजादी देता है, तो कोई अध्यादेश या बिल आपकी उस स्वतंत्रता को कैसे छीन सकता है? ये तो गैर कानूनी है ना। अगर स्वतंत्रता इसमें कैसे छीनी जा रही है चांद साहब, इसमें स्वतंत्रता कैसे छीनी जा रही है वही थोड़ा स्पष्ट क्लियर करें उसको। वो आर्टिकल 26 को अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 26 में साफ दिया हुआ है कि जो भी जितने भी धर्म हैं वो अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए या उनके जो परंपराएं हैं उसको करने के लिए वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। और अगर इसको किसी बिल से आप सोचते हैं कि कोई संशोधन ले आएंगे, मतलब कोई भी बिल आएगा तो वो स्वतंत्रता में दखल तो नहीं होता। बिल में कुछ ऐसी बात होगी जो आपको लग रहा होगा कि स्वतंत्रता में दखल दे रहे हैं, वो बात बताइए ना। देखिए सवाल ये है, क्या किसी दूसरी तो सवाल वो कर रहे हैं जो बिल की कॉपी हमारे पास है, तो कैसे जवाब देंगे? जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो उसमें मुस्लिम रहेंगे पदाधिकारी जो होंगे। जो दूसरे धर्मों के ट्रस्ट हैं या दूसरे संगठन हैं उनमें तो कहीं कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं है। तो सवाल ये होता है केवल आपको मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों दूसरा सदस्य चाहिए? जी। तो ये हमारी आजादी में क्या हनन नहीं है? क्या ये धार्मिक कार्यों में जो अतिक्रमण नहीं है? और फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी वो पहले पसमंदा मुसलमानों की बात कर रही थी, अब वो गरीब और दूसरे मुसलमानों की बात करके वो केवल माइंड डाइवर्ट करना चाहती है। आप एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका देश के संविधान में विश्वास नहीं है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना का देखिए, एनसीईआरटी की जो किताब आई है, वो ये बात आप कह सकते हैं चांद साहब, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर ये बात कह रहे हैं तो उसको सब्सटेंशिएट करते हुए कहेगी। जैसे आप कह रहे हैं ना धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, आर्टिकल 26 ठीक बात है, अगर उसका उल्लंघन करेगा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। मैं आपको मनोज जी, मैं 2024 में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई कि जो वक्फ बोर्ड में
दो मुस्लिम एमएलसी बनते हैं, जो सदस्य बनते हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया? सरकार, माननीय उच्च न्यायालय ने 2 महीने का समय उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया था, आज 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वो सदस्य क्यों नहीं बनाए गए? वो तो ठीक बात माननीय है, उच्च न्यायालय वो का नियत की आदेश है। बात मैं है, इसीलिए उस कह पर रहा हूं, सवाल उठाया ये जा बात- सकता है, मगर